ये नए कश्मीर, ये बदलते कश्मीर की तस्वीर है। ये श्रीनगर में आयोजित फैशन शो की तस्वीर है जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा फैशन डिजाइनर्स और मॉडल्स ने हिस्सा लिया। इस फैशन शो में पारंपरिक वेशभूषा के अलावा मॉडर्न डिजाइनिंग भी प्रदर्शित की गई। जाहिर है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तस्वीरों को देखकर जहां पर बॉलीवुड म्यूजिक के साथ डांस भी हुआ और फैशन डिजाइनिंग का प्रदर्शन भी, अब इसको देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आग तो लगेगी ही। वो लोग जो कि अलगाववादी प्रवृत्ति के हैं और कश्मीर घाटी में आज भी चुप बैठे हैं लेकिन मौके के इंतजार में है। दूसरा पाकिस्तान, जाहिर है जो श्रीनगर में थे उन्होंने बड़े शफाना अंदाज में इसका प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर विरोध हुआ कि भाई बेहयाई का ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, उसको इस्लाम के खिलाफ बताया गया। और फैशन शो के बाहर एक प्रदर्शन भी हुआ जिसमें बुर्के में लदी हुई, लिपटी हुई कुछ महिलाओं ने इसका विरोध किया और इसको एंटी इस्लामिक और वल्गैरिटी और पता नहीं क्या क्या नाम लेते हुए इसका विरोध किया। अब आप बताइए भाई साहब कि एक फैशन शो होता है जिसकी तस्वीर आपके सामने है, ये कहां से आपको वल्गर दिखाई देता है। अब आप इस विरोध से अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीर को किस और मोड़ने की कोशिश पिछले कई दशकों से जारी थी। आप ये भी आसानी से जान सकते हैं कि दरअसल बुर्का कभी कश्मीर का पहनावा रहा ही नहीं, तो फिर बुर्के को कश्मीरियत के नाम पर थोपने की कोशिश क्यों की जा रही है और क्यों ऐसे फैशन शो जो कि वहां की पारंपरिक वेशभूषा को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके दिखाने की कोशिश में है, उसका विरोध हो रहा है। बहरहाल जो कुछ कश्मीर में बदल रहा है उससे अलगाववादी बेहद दुखी है और पाकिस्तानी भी। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जो कि 11 अप्रैल से 13 अप्रैल को होने वाले एक इवेंट की तस्वीर है जिसमें टूरिज्म से संबंधित, टूरिज्म में क्या क्या नए ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या नई संभावनाएं हो सकती हैं, उसको लेकर संभावनाएं तराशने के लिए एक तरह का इवेंट आयोजित किया गया जिसमें फिक्की से लेकर टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जानी मानी हस्तियां श्रीनगर पहुंची हैं और वहां पर एक तरह की बातचीत, एक तरह की चर्निंग जारी है कि किस तरीके से कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काम किया जाए। ये एक और बदलते कश्मीर की तस्वीर है। जाहिर है ये भी किसी को पसंद नहीं आएगा, लिहाजा मैं आपको बताऊं कि पिछले 4 से 5 दिनों में आतंकी घटनाओं में अचानक बढ़ावा और ठीक उसके बरक्स, उसके विपरीत सुरक्षा एजेंसियों की जो कार्रवाई है वो भी काफी जबरदस्त तेज हुई। नतीजा ये हुआ कि पिछले 3 दिनों में कश्मीर घाटी में 12 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया एनकाउंटर में। सुरक्षा एजेंसी ने इतनी जबरदस्त कार्रवाई की कि जिसमें 4 एनकाउंटर में 12 आतंकी हलाक कर दिए गए। जाहिर है इससे आगे फिर से वही अलगाववादी, वही पाकिस्तान प्रस्त आतंकी कहीं ना कहीं उनको गहरा धक्का लगा है, लिहाजा एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 8 अप्रैल को शोपिया शहर में सूचना मिली कि कुछ आतंकी एक मस्जिद में छिपे हुए हैं। वहां उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है और वहां पर आतंकियों को घेर लिया जाता है। चूंकि आतंकी मस्जिद में थे लिहाजा उनको मस्जिद को कोई नुकसान ना पहुंचाए एनकाउंटर के दौरान, लिहाजा सुरक्षा एजेंसी ने तमाम एहतियात बरते। आतंकियों को सरेंडर के लिए कहा गया, वहां पर इमाम और आतंकियों के घर वालों को भी भेजा गया। लगातार कई बार कोशिश सुरक्षा एजेंसी की तरफ से हुई लेकिन आतंकियों ने सरेंडर करने से मना किया और सुरक्षा एजेंसियों पर लगातार गोलीबारी करते रहे। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उस एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस बीच पता चला कि वहां से 2 आतंकी किसी तरह फरार होकर नौबाग इलाके त्राल के एरिया में पहुंचे हैं, तो वहां भी एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और वहां भी आतंकियों को अगले दिन यानी 9 अप्रैल को ढेर कर दिया गया। अब आप सोचिए, ये तमाम आतंकी अंसार गजवतुल हिंद आतंकी संगठन के थे। इन 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ठीक उसी वक्त उधर जो कि शोपिया मस्जिद के जहां पर एनकाउंटर जारी था 9 अप्रैल को भी लगातार 2 दिनों तक चल रहे लगातार एनकाउंटर में वहां पर 2 और आतंकी मारे गए, यानी कुल 7 आतंकी 2 एनकाउंटर्स में
ढेर कर दिए गए। 7 आतंकी गजवातुल हिंद के थे। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अंसार गजवातुल हिंद के पूरे तमाम आतंकियों के खात्मे के बाद पूरा संगठन का खात्मा कश्मीर घाटी से कर दिया गया है। शोपियान में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, एक एसएससी मिला था शोपियान पुलिस को, आर्मी सीआरपी पुलिस ने कॉर्डर डाला, उसमें ऑपरेशन चला। हम लोग बहुत जितने भी एसओपी थे उसको फॉलो किए, इमाम को अंदर भेजे, उसके रिलेटिव को, पेरेंट्स को, भाई को भेजे, किसी का बात नहीं माना, सेंटर नहीं किया। फिर हम लोग मस्जिद शरीफ का बहुत इज्जत करते हुए उसमें से टीयर सेल डाले, अब बीच बीच में विंडो से कभी फायर किए, किसी भी आईडी का यूज नहीं किया गया, किसी भी एक्सप्लोसिव का यूज नहीं किया गया, रॉकेट लॉन्चर का यूज नहीं किया, आग नहीं लगने दी हम लोग। मस्जिद शरीफ बिल्कुल सही है, अभी उसकी सफाई हो रही है। 5 के 5 टेररिस्ट मारे गए, लोकल है, उसमें 2 HM का है, 1 LET का है, 2 HUH का है। और उसी टाइम में हम लोग को खबर मिला था कि आप मीडिया लोग भी एक बताए थे सोशल मीडिया पर कि जो इम्तियाज जो है एजेंट के चीफ वहां से फंसा हुआ है। फर्दर हम लोग उसको डेवलप किए तो पता चला कि इनिशियल कॉर्डन लगते लगते ग्रेनेड थ्रो करके 2 टेररिस्ट भागा है वहां से। जिस घर का इंफॉर्मेशन था उसको भी हम लोग पूछताछ किए। फिर उसके बाद हम लोग फर्दर इंड को डेवलप किए और खबर मिला कि नैबुक त्राल में एक ओपन ऑर्चर्ड में हाइडआउट है, वहां फंसे। फिर वहां पर आर्मी और पुलिस सीआरपी जाके कॉर्डर डाली और इनकाउंटर हुआ जहां पर कि 2 टेररिस्ट मारे गए। 7 के 7 टेररिस्ट के हाथ में AK-47 था, 2 पिस्टल एक्स्ट्रा था। इनके खिलाफ काफी केस दर्ज है, ये सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व था। उसमें से इम्तियाज है एक जो था जो सॉकल्ड अपने आप को एजेज का चीफ मानता था। बुरहान कोका के मरने के बाद इसको चार दिया गया था। जाहिर है 7 आतंकी 2 एनकाउंटर में एक साथ मारे जाए तो उसका विरोध तो होगा ही। लिहाजा मस्जिद का बहाना बनाकर कि मस्जिद को सुरक्षा एजेंसियों ने निशाना बनाया है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर भारत की सुरक्षा एजेंसी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई। 1-2 पत्रकार, लोकल पत्रकारों ने कुछ ऐसी तस्वीरें भी डाली जिसमें बताया गया कि कुरान की कैसे बेहुरमती करने की कोशिश की गई है। कुछ तस्वीरें डाली, बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दी गई क्योंकि फेक तस्वीरें थी। लेकिन इसका फायदा पाकिस्तान यहां पर उठाता है और वो ट्वीट करता है, वो कहता है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने मस्जिद पर न सिर्फ कश्मीर के नौजवानों पर हमला किया, उनको मारा, बल्कि इस ऑपरेशन में उन्होंने मस्जिद को भी निशाना बनाया। यानी सोचिए, सुरक्षा एजेंसियों जिस एनकाउंटर के दौरान लगातार एहतियात बरतती रही थी, उसका किस तरह से आतंकी फायदा उठाते हैं। खुद आतंकी मस्जिद में घुसते हैं, उसका सहारा लेते हैं और मस्जिद से लगातार गोलीबारी करते रहते हैं, जिसमें कई भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के जवान भी घायल होते हैं। और फिर जब सुरक्षा एजेंसी कार्रवाई करती हैं तो उसके खिलाफ किस तरह के प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाता है। अब क्रोनोलॉजी समझिए। पहले यहाँ के पत्रकार, यहाँ के लोग कुछ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ कैंपेन शुरू करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है पाकिस्तान का, वो कई ट्वीट करके ये बयान जारी करता है कि भारत ने किस तरीके से कश्मीर घाटी में मस्जिद पर हमला किया। अब आप समझिए, यह अकेला एनकाउंटर नहीं था। इसके अलावा शोपियां में ही 11 अप्रैल को एक और एनकाउंटर शुरू होता है, जिसमें ऑर्चर्ड्स में कुछ आतंकी के छिपे होने की सूचना सुरक्षा एजेंसियों को मिलती है। वहां पर कॉर्डन ऑफ किया जाता है तो 3 आतंकियों को घेर लिया जाता है। पता चलता है कि उसमें एक 14 साल का एक बच्चा भी है जो कि 2 दिन पहले ही 8 अप्रैल को गायब हुआ था और उसने आतंकी संगठन अल बदर ज्वाइन कर लिया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी कोशिश करती हैं, घर वालों को बुलाती हैं, बच्चे के माँ बाप को, बच्चे की माँ को बुलाती हैं, उनके घर वालों को बुलाती हैं और लगातार उन बच्चों को, उस बच्चे से को बाहर निकालने की कोशिश में बात करने के लिए वहां पर भेजती हैं। माँ बात भी करती है, लेकिन पता चलता है कि जो बाकी 2 आतंकी हैं वो उसको बाहर नहीं आने देते, वो उसको बंदूक के नोक पर उसको वहीं पर रखते हैं। सुरक्षा एजेंसियां कई बार कोशिश करती हैं, सरेंडर के लिए अपील करती हैं, लेकिन तब भी वो 2 आतंकी और उस बच्चे को भी बाहर नहीं आने देते जिसने 2 दिन पहले आतंकी संगठन ज्वाइन किया था। आखिरकार तीनों इस एनकाउंटर में मारे जाते हैं। अब सोचिए कि इस कदर हताश हो चुके हैं पाकिस्तान परस्त आतंकी कि वो कश्मीर घाटी के बच्चों को भी बरगलाने से नहीं चूक रहे। 14 साल का बच्चा जिसको उन्होंने आतंकी बनाया, घर वाले 2 दिन पहले अपील कर रहे थे
4 बहनों का इकलौता भाई। आप सोचिए कि ना बच्चों को छोड़ रहे हैं और ना ही वो नौजवानों को छोड़ रहे हैं। उनके मन में जहर भरकर उनको आतंकी की राह पर लगातार भेजने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी लगातार कहती हैं कि दरअसल माँ बाप भी घर में जब इस तरह की एक्टिविटीज में वो मुलव्विस होते हैं, वो शामिल होते हैं, तो तभी उन्हें रोकिए। वो इंतजार ना करें कि जब एनकाउंटर का वक्त आए उसी वक्त वो अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करें, बल्कि उससे पहले लगातार वो अपील करते रहे, क्योंकि अंजाम बेहद बुरा होगा। अंजाम वही होगा जो हुआ। ठीक है, 11 अप्रैल को ही बिजबिहारा में एक और एनकाउंटर शुरू होता है जिसमें 2 आतंकी मारे जाते हैं। यानी 11 अप्रैल को कुछ 5 आतंकी मारे जाते हैं। बिजबिहारा में जो एनकाउंटर में आतंकी मारे गए थे वो आतंकी थे जिसने 2 दिन पहले बिजबिहारा में ही एक टेरिटोरियल आर्मी के जवान जो कि छुट्टी पर अपने घर आया था उस पर हमला करके उसको शहीद किया था। सुरक्षा एजेंसी उन हमलावरों को खोज निकालती है और बिजबिहारा में उनका एनकाउंटर कर देती है। 3 दिनों में 12 आतंकी ढेर कर दिए जाते हैं। अब सोचिए नतीजा क्या है। नतीजा ये है कि आतंकी लगातार हताश है। वो बदलते कश्मीर में जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको देखकर बेहद हताश है। पाकिस्तान हताश है और वो इस हताशा में कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। रिक्रूटमेंट वो नहीं कर पा रहे हैं, पाकिस्तान से आतंकी नहीं आ पा रहे हैं, घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा वो बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। बिजबिहारा में एक आर्मी के जवान की जो घर पे छुट्टी पर आया होता है उसकी हत्या करते हैं। कितने कश्मीरी जान लेते हैं। आखिर ये आज़ादी की लड़ाई कैसे हो सकती है? जाहिर है कश्मीरी, हर एक कश्मीरी इसको समझने लगा है और सुरक्षा एजेंसी तो उसको बेहतर तरीके से समझती है। नतीजा आप जानते ही हैं। 3 दिन में जिस तरह से 12 आतंकियों को ढेर किया गया है और अब तक इस साल करीब 36 आतंकियों को मारा जा चुका है। एक संदेश साफ है कि अगर आतंक की राह पर चले, बंदूक उठाई, तो नतीजा चंद दिनों में वही होगा जो कि इन 36 आतंकियों का हुआ है। बेहतर है इस बदलते कश्मीर का हिस्सा बने और कश्मीर को नए विकास और शांति की राह पर ले चलें। नमस्कार।